वेलकम टू माय डियर एग्जाम करंट अफेयर एंड स्ट्रैटेजी की क्लास में आज है 12 नवंबर 2023। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाएगा। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाएगा। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाएगा। निमोनिया बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर 2009 को मनाया गया था। निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण होता है जो खांसने और छींकने और छूने या कीटाणु युक्त हवा में सांस लेने से फैलती है। बच्चों और बुजुर्गों में इसकी समस्या ज़्यादा होती है। इस साल की थीम है निमोनिया को रोकने की लड़ाई का समर्थन करना है। विश्व निमोनिया दिवस 2023 का विषय होगा अभी हाल ही में 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस मनाया गया और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया और 9 नवंबर को विश्व कानूनी सेना दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुजरात के 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्मला सीतारमण ने किया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के वापी ज्ञानधाम स्कूल में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के 12 नए सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया है। 12 जीएसटी सेवा केंद्र ये केंद्र है, एक अहमदाबाद में होगा, वडोदरा में होगा, गुजरात, गोधरा और वापी, मेरसाड़ और पालनपुर, गांधीनगर और राजकोट, भावनगर, जूनागढ़, गांधीधाम में स्थित है। जीएसटी सेवा केंद्र वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर करदाताओं की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक समर्पित सेवा केंद्र है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी ने 1 दिसंबर 2023 को मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य था बिक्री व खरीद लेन देन के दौरान बिल चालान बनाने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। अब जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। यह एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है। जीएसटी की स्थापना 1 जुलाई 2017 को हुई थी। जीएसटी डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी को लागू करने वाला देश पहला फ्रांस है और 1954 में लागू हुई थी। जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य भारत का असम है। जीएसटी पंजीकरण में 15 डिजिट होते हैं और जीएसटी की प्रमुख निर्मला सीतारमण यानी कि भारत की वित्त मंत्री होती है। भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा देश से लिया गया है। भारत में जीएसटी के मिस्टर अमिताभ बच्चन है। जीएसटी परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत गठन हुआ था। जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी बिल की मंजूरी 8 दिसंबर 2000 को दी गई थी। जीएसटी में 5 प्रकार की कर की दरें, एक 0% है, एक 5% और 12%, 18% और 28% है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, शीतकालीन सत्र कब से शुरू होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 दिसंबर से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा। संसद भवन में आयोजित होने वाला पहला पूर्ण सत्र भी होगा। दिसंबर 2023 में 5 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसके दौरान लोकसभा और राज्यसभा ने औपचारिक रूप से अपनी बैठकें और नए भवन में करने की घोषणा की गई थी। अब सत्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें भी समझ लेते हैं। संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान दिया गया है। संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समितियों द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से दिया जाता है।
भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। संसद की बैठक एक वर्ष में 3 सत्रों के लिए होती है। सबसे लंबा सत्र बजट सत्र होता है। जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत में या मई के पहले सप्ताह तक चलता है। सत्र में अवकाश का प्रावधान है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्ताव का चर्चा कर सकें। दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र है। दूसरा सत्र जो होता है वो 3 सप्ताह के लिए मानसून सत्र है, जो आमतौर पर जुलाई में शुरू होता है और अगस्त में समाप्त हो जाता है। और तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र यानी कि तीसरा सत्र आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। आज का चौथा क्वेश्चन है, कौन सा भारत में 2024 में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थलों में से एक बन गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्किम बन गया है। भारत में सिक्किम 2024 में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थलों में से एक बन गया है। अब सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है और सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। विधानसभा सीटें 32 है और लोकसभा सीटें 1 है और राज्यसभा सीटें 1 है। माउंट कंचनजंगा सिक्किम का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। आज का पांचवा क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने अपराध से निपटने और सुरक्षा प्रयासों को बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपाल देश के साथ हाथ मिलाया है। भारत और नेपाल सीमा बलों ने अपराध से निपटने और सुरक्षा प्रयासों को बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। अब नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ पर सार्क का मुख्यालय है। नेपाल की मुद्रा रुपया होती है। पीएम पुष्प कमल प्रचंड है और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है, नेपाल और भारत के बीच सूर्य किरण अभ्यास होता है। आज का छठा क्वेश्चन है, विश्व के पहले रोबोट सीईओ का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिका नाम है। विश्व के पहले रोबोट सीईओ का नाम मिका है। सेना में स्थित एक रिस्ट ब्रांड डिक्टाडोर ने मिका नाम की एक रोबोट को अपने सीईओ के रूप में चुना है। रोबोट को कंपनी की कमान को सौंपा है। हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टाडोर ने मिलकर यह तैयार किया है। हैंसन और रोबोटिक्स ने लोकप्रिय ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया भी बनाया था। आठवां क्वेश्चन है, किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया गया है। 7 नवंबर 2023 को उड़ीसा के तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया गया है। प्रलय मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। यह मिसाइल हवा में एक निश्चित सीमा को तैयार करने के बाद अपना मार्ग बदलने में सक्षम है। प्रलय 350 से 500 किलोमीटर की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है। अब डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना 1958 को हुई थी और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डीआरडीओ का कार्य देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत है। आज का 9वां क्वेश्चन है, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और उन्नत नालसा हेल्पलाइन किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा DY चंद्रचूड़ ने लॉन्च किया है। के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कानूनी सहायता के अधिकार पर जोर दिया है। कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और उन्नत नालसा हेल्पलाइन लॉन्च किया है। आज का 10वां क्वेश्चन है, वार्षिक क्षमता निर्माण योजना किसने शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने शुरू की है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने वार्षिक क्षमता निर्माण योजना लॉन्च की है। केंद्रीय भारी
डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने वार्षिक क्षमता निर्माण योजना लॉन्च की है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने 2023 और 24 के लिए HMSI की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना ACBB का शुभारंभ किया है। आप समझते हैं कि वार्षिक क्षमता निर्माण योजना है क्या। किसी मंत्रालय विभाग की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना एक व्यापक दस्तावेज है जिसमें उस मंत्रालय विभाग के व्यक्तिगत अधिकारियों की क्षमता के साथ साथ समग्र रूप से मंत्रालय की क्षमता को विकसित करने और बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी हस्तक्षेपों का विवरण दिया गया है। आज का 11वां क्वेश्चन है, पूछा 2090 क्या है। पूछा 2090 क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धान की नई किस्म है। दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूसा 2090 नामक कम अवधि में अधिक उपज देने वाली धान की किस्म का सफलतापूर्वक विकसित किया है। विकास का उद्देश्य है नई किस्म का उद्देश्य दिल्ली NCR क्षेत्र में धान की परेली जलाने और वायु प्रदूषण से जुड़ी चुनौतियों। आज का 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संग्राम जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है। तटरक्षक जहाज संग्राम को पूरे सम्मान के साथ सेवा मुक्त कर दिया है। जहाज को 14 फरवरी 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के द्वारा गोवा में कमीशन किया गया था। संग्राम जहाज कोस्ट गार्ड क्षेत्र पश्चिम की परिसंचालन कमान के तहत मुंबई में स्थित था। इससे पहले 4 नवंबर को भारत तटरक्षक जहाज समर को कोच्चि में सेवा मुक्त कर दिया गया है। अब भारतीय तटरक्षक बल क्या है। इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक की स्थापना शीतकालीन में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी औपचारिक स्थापना 1 फरवरी 1917 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान में महानिदेशक राकेश पाल है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आज का 13वां क्वेश्चन है, कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा में किया जाएगा। कलिंगा साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण लेजेंड ऑफ एशियंट भारत एंड बियॉन्ड इंस्पायरिंग लैंड एक्सपीरियंस इन द 21वीं सेंचुरी थीम के साथ 9 से 11 फरवरी 2024 तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। इसमें कवि, लेखक, संगीतकार और कलाकार समेत करीब 300 वक्ता इसमें हिस्सा लेंगे। अब उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर होती है। 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और अभी हाल ही में रघुवर दास उड़ीसा के गवर्नर बनाए गए हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है जो महानदी पर बना हुआ है। उड़ीसा राज्य समुद्री संग्रहालय कटक उड़ीसा में है और बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में है और शास्त्रीय लोक नृत्य उड़ीसी है। उड़ीसा का शास्त्रीय लोक नृत्य उड़ीसी है। आज का 14वां क्वेश्चन है, दिल्ली में नारी शक्ति पर G20 विषयगत कार्यशाला का आयोजन किसने किया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग द्वारा नारी शक्ति महिला नेतृत्व विकास की ओर से विषय G20 विषयगत कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास का नेतृत्व करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्रवाई योग्य रणनीति की पहचान करना और विकसित करना है। नीति आयोग ने 8 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के पार्क होटल में नारी शक्ति महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर से विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग होता है। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। आप समझते हैं कि नीति आयोग के कार्य क्या है। नीति आयोग राष्ट्रीय विकास क्षेत्रों
को पहले से निर्धारित करता है, योजनाएं विकसित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकारें इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं कि नहीं। आज का 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेले मैथ्यूज ने जीता है। हाल ही में सचिन रविंद्र और हेले मैथ्यूज को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर है। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज गैलन मैक्सवेल बन गए हैं। वनडे विश्व कप में नंबर 1 वनडे गेंदबाज मोहम्मद सिराज बन गए हैं। वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। मोहम्मद शमी वनडे कप इतिहास में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। हाल ही में गैलन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यू अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। अब आज के सवाल में है, कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। और नीति आयोग के बारे में आपको डिटेल से लिखना है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल से लिखना है। और आज की क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।